नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड दौरे पर 35,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को किया राष्ट्र को समर्पित। सिंदरी उर्वरक संयंत्र और चतरा सुपर थर्मल पावर परियोजना का किया लोकार्पण। कहा, सिंदरी उर्वरक संयंत्र के जरिए पूरी हुई मोदी की गारंटी। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। केंद्रीय कैबिनेट के कई बड़े फैसले। वन्य जीवों के संरक्षण समेत फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर खरीफ सीजन 2024 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी। एनबीएस योजना के तहत 3 नए उर्वरक ग्रेड किए गए शामिल। स्वच्छ व नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में केंद्र का ऐतिहासिक कदम। केंद्र कैबिनेट की बैठक में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मिली मंजूरी। योजना के तहत हर जिले में एक मॉडल सोलर विलेज बनाया जाएगा। 17 लाख लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। यूपी में आज से गेहूं की सरकारी खरीद होगी शुरू। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024-25 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,275 प्रति क्विंटल किया है निर्धारित। ये पिछले साल से 150 रुपया ज्यादा है। प्रदेश भर में 6,500 क्रय केंद्र स्थापित कर गेहूं खरीद की योजना की गई है तैयार। राजधानी दिल्ली में पोषण उत्सव का आयोजन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने मिलकर पोषण उत्सव नामी कॉफी टेबल बुक को किया लॉन्च। बच्चों को पसंदीदा कार्टून चरित्रों के माध्यम से पोषण के प्रति जागरूक करने का प्रयास। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में 36,000 करोड़ रुपए की अनेक विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम ने धनबाद के सिंदरी में उर्वरक, रेल, बिजली और कोयला क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड HURL का सिंदरी उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। इसे 8,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि बीते 10 साल के दौरान देश के 5 खाद्य कारखानों को दोबारा से शुरू किया गया है। ये यूरिया के मामले में देश और किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगा। मैं 2018 में इस फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास करने आया था। आज सिर्फ सिंदरी कारखाने की ही शुरुआत नहीं हुई है, बल्कि मेरे देश के, मेरे झारखंड के नौजवानों के लिए रोजगार के हजारों नए अवसरों की शुरुआत हुई है। इस खाद कारखाने के लोकार्पण के साथ ही आज भारत ने आत्मनिर्भरता की ओर भी एक बड़ा कदम उठाया है। सिंदरी कारखाना हर साल लगभग 12.7 लाख मीट्रिक टन यूरिया उत्पादन करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2014 में देश 225 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन हो पाता था, जबकि जरूरत 360 लाख मीट्रिक टन की जरूरत होती थी। बीते 10 साल में भारत ने प्रयास किए हैं और उत्पादन बढ़कर 310 मीट्रिक टन हो चुका है। अब आत्मनिर्भर बनने की दिशा में देश चल पड़ा है। इन 5 प्लांट से भारत 60 लाख मैट्रिक टन से भी ज्यादा यूरिया का उत्पादन कर पाएगा। यानी भारत तेजी से यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ रहा है। इससे न सिर्फ विदेशी मुद्रा की बचत होगी, बल्कि वो पैसा किसानों के हित में खर्च होगा।
पीएम ने उत्तरी करणपुरा सुपर थर्मल पावर परियोजना चतरा की यूनिट 1 को भी राष्ट्र को समर्पित किया। 7,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इस परियोजना से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति में सुधार होगा। पीएम ने कोयला क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की। पीएम ने 17,600 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक रेल परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने 3 ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई। इनमें देवघर डिब्रूगढ़ ट्रेन सेवा, टाटानगर और बादाम पहाड़ के बीच MEMU ट्रेन सेवा और शिवपुर स्टेशन से लंबी दूरी की मालगाड़ी शामिल है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने बड़े फैसले लिए, जिसमें किसानों से लेकर वन्य जीवों पर फैसले लिए गए। तो देश में सेमीकंडक्टर के उत्पादन के लिए भी मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। देश में 3 नए सेमीकंडक्टर प्लांट्स लगाने का फैसला लिया गया है, जिसके सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें एक अहम फैसले के तहत देश में सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने का निर्णय लिया गया। पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब प्लांट गुजरात के धौलेरा में लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग के 3 प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करने का फैसला लिया है। देश में सेमीकंडक्टर फैब का अप्रूवल देश के लिए बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ है ये, और आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो संकल्प लिया है प्रधानमंत्री जी ने, उस संकल्प की बहुत बड़ी ये सिद्धि है। इस सेमीकंडक्टर फैब में 50,000 वेफर स्टार्ट्स पर मंथ। वेफर यानी एक ये वेफर है, राइट? तो एक वेफर, ऐसे 50,000 वेफर्स पर मंथ इस फैब में बनेंगे। 3 सेमीकंडक्टर इकाइयों में कुल निवेश 1.26 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इन प्लांट्स से साल में करीब 300 करोड़ चिप बनेंगी। तीनों इकाइयों का निर्माण अगले 100 दिनों के भीतर शुरू हो जाएगा। ये पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से संबंधित एक बड़ा निर्णय है। The semiconductor fab dream is actually coming a reality in India, and I can't be happier. And today is February 29th, and this is a special day. And this has to actually become a leap for us. कैबिनेट के अन्य फैसलों के तहत केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट ने फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर खरीफ सीजन 2024 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों पर NBS योजना के तहत 3 नए उर्वरक ग्रेड को शामिल करने को मंजूरी दी है। लगभग 3 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि से आज तक मदद की है, लेकिन एक मदद जो लगातार भारत सरकार करती रही वो ये भी है कि दुनिया भर में खाद यूरिया के दाम कई गुना बढ़ गए, लेकिन मोदी जी ने कहा था किसान के ऊपर खाद और यूरिया के बढ़ते जो दाम दुनिया भर के हैं उसका हिंदुस्तान के किसानों पर बोझ नहीं पड़ने देंगे, और लाखों करोड़ की सब्सिडी हमने पिछले कुछ सालों में दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाघों और अन्य वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक वैश्विक नेटवर्क इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के गठन को मंजूरी दी है। इस संस्था का मुख्यालय भारत में होगा। इसमें वन्य जीवों से संबंधित देशों की बहु एजेंसी संस्था के रूप में IBCA की कल्पना की गई है। इसके लिए 150 करोड़ रुपए की एक मुश्त बजटीय सहायता को मंजूरी दी गई है। टाइगर संरक्षण के क्षेत्र में भारत के अनुभव और लीडरशिप का उपयोग विश्व भर में 7 बिग कैट्स टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पुमा, जैगुआर और चीता के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। ये IBCA का जो निर्णय लिया गया है बिग कैट अलायंस का, इसका मुख्यालय भी भारत में ही होगा, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय यहाँ पर है। इस अलायंस में वैसे देश सदस्य होंगे जहां ये 7 बिग कैट्स पाए जाते हैं, और या फिर पूर्व में ये प्रजातियां पाई जाती थी। कैबिनेट के अन्य फैसलों में एकीकृत रोग नियंत्रित और महामारी की तैयारी के लिए राष्ट्रीय वन स्वास्थ्य मिशन का नेतृत्व करने के लिए वैज्ञानिक H स्तर पर राष्ट्रीय वन स्वास्थ्य संस्थान नागपुर के निदेशक के पद के सृजन को मंजूरी दी है। साथ ही 12 महत्वपूर्ण खनिजों के संबंध में रॉयल्टी की दर तय करने के लिए खान और खनिज अधिनियम 1957 की दूसरी अनुसूची में संशोधन को भी मंजूरी दे दी गई।
ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने देश के किसानों के लिए सराहनीय कार्य किया है। दुनिया भर में खाद और यूरिया के दामों में भारी वृद्धि होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी ने देश के किसानों के ऊपर इसका बोझ नहीं पड़ने दिया है और अब तक लाखों करोड़ों की सब्सिडी दी गई है। लगभग 3 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि से आज तक मदद की है, लेकिन एक मदद जो लगातार भारत सरकार करती रही वो ये भी है कि दुनिया भर में खाद यूरिया के दाम कई गुना बढ़ गए, लेकिन मोदी जी ने कहा था किसान के ऊपर खाद और यूरिया के बढ़ते जो दाम दुनिया भर के हैं उसका हिंदुस्तान के किसानों पर बोझ नहीं पड़ने देंगे, और लाखों करोड़ की सब्सिडी हमने पिछले कुछ सालों में दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी देकर देश के ऊर्जा प्रबंधन को नया उपहार दिया है। मोदी सरकार की 75,021 करोड़ से ज्यादा की ये योजना करीब 17 लाख लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूर्ण करते हुए स्वच्छ व नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में ये एक ऐतिहासिक कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी। 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली इस योजना का लक्ष्य हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान कर 1 करोड़ घरों को रोशन करना है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज इसको मंजूरी मिली है। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी और ये 1 करोड़ परिवारों को ही मुफ्त बिजली के 300 यूनिट मिलने के बाद 15,000 रुपया सालाना आमदन भी हो। यह योजना 2 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए प्रणालीगत लागत के 60% और 2 से 3 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए अतिरिक्त प्रणालीगत लागत के 40% के बराबर सीएफए प्रदान करेगी। सीएफए को 3 किलोवाट पर सीमित किया जाएगा। मौजूदा मानक कीमतों पर इसका आशय 1 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए 30,000 रुपए, 2 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए 60,000 रुपए और 3 किलोवाट या उससे अधिक वाली प्रणाली के लिए 78,000 रुपए की सब्सिडी से होगा। इस योजना में शामिल होने वाले परिवार 3 किलोवाट तक के आवासीय आरटीएस प्रणाली की स्थापना हेतु वर्तमान में लगभग 7% के गारंटी मुक्त कम ब्याज वाले ऋण का लाभ उठाने में सक्षम होंगे। कमर्शियल अथवा इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए भी जो रूफटॉप सोलर है उसको प्रमोट करने के लिए नेशनल पोर्टल पर सिंगल विंडो क्लियरेंस का प्रावधान किया जाएगा। ये सुविधा मिलेगी और एमएसएमई जो हमारा लघु सूक्ष्म उद्योग है उसको कम ब्याज पर फाइनेंस प्रोडक्ट को बैंकों के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। हर जिले में एक मॉडल सोलर विलेज बनाया जाएगा। पीएम सूर्य घर योजना में कैसे अप्लाई करें? https:/pmsuryaghar.gov.in पर योजना से जुड़ी जानकारियां ले सकते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले अपने राज्य, बिजली और वितरण कंपनी का नाम चुनें। फिर अपना बिजली उपभोक्ता नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल डालें। स्टेप 2, अपना कंज्यूमर नंबर, मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करें। फॉर्म में बताए गए तरीकों से रूफटॉप सोलर पैनल के लिए अप्लाई करें। स्टेप 3, अप्रूवल मिलने के बाद बिजली वितरण कंपनी के साथ रजिस्टर्ड किसी भी वेंडर से प्लांट इंस्टॉल कराएं। स्टेप 4, इंस्टॉलेशन पूरा हो जाने के बाद प्लांट की डिटेल के साथ नेट मीटर के लिए अप्लाई करना होगा। स्टेप 5, पोर्टल से कमिश्निंग सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। स्टेप 6, कमिश्निंग रिपोर्ट मिलने के बाद पोर्टल के जरिए कैंसल्ड चेक जमा करना होगा। 30 दिनों के भीतर बैंक अकाउंट में सब्सिडी मिल जाएगी। योजना के माध्यम से शामिल घर बिजली बिल बचाने के साथ साथ डिस्कॉम को अधिशेष बिजली की बिक्री के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम होंगे। यह योजना विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, आपूर्ति श्रृंखला, बिक्री, स्थापना, O&M और अन्य सेवाओं में लगभग 17 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और आइए अब जानते हैं मंडी भाव के बारे में। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के कारोबार में उतार चढ़ाव दर्ज किया गया, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान सरसों के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की हलवद मंडी में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 28 फरवरी को सरसों का भाव रहा 4,575 रुपए, जो कि 29 फरवरी को 225 रुपए चढ़कर 4,800 रुपए पर पहुंच गया। राज्य की राजकोट मंडी में 28 फरवरी को सरसों का भाव रहा 4,575 रुपए, जो कि 29 फरवरी को 75 रुपए टूटकर 4,500 रुपए हो गया। राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 28 और 29 फरवरी को सरसों का भाव 4,500 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 29 फरवरी को सरसों का भाव 40 रुपए की कमजोरी के बाद 4,740 रुपए से 4,700 रुपए पर आ गया। इस साल सरसों की भी रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान 124,94,000 टन सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 119,63,000 टन थी। ये साल तिलहनी फसलों के लिए अच्छा साबित हुआ है और देश में इनकी पैदावार भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में 30,33,000 टन अधिक है। आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 379,63,000 टन रही थी। इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में प्याज की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। गुरुवार को प्याज के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। हाजिर भाव की बात करें, एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 28 फरवरी को प्याज का भाव रहा 1,250 रुपए। 29 फरवरी को इसका भाव 50 रुपए टूटकर 1,200 रुपए हो गया। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 28 फरवरी को प्याज का भाव रहा 1,200 रुपए, जो कि 29 फरवरी को 300 रुपए गिरकर 900 रुपए हो गया। पंजाब की जलालाबाद मंडी में 28 फरवरी को प्याज का भाव रहा 1,700 रुपए, जो कि 29 फरवरी को 100 रुपए चढ़कर 1,800 रुपए पहुंच गया। राजस्थान की जोधपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान प्याज के भाव स्थिर रहे। यहां 28 और 29 फरवरी को प्याज बिना किसी फेरबदल के 1,200 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 28 फरवरी को प्याज का भाव रहा 1,860 रुपए, जो कि 29 फरवरी को 40 रुपए चढ़कर 1,900 रुपए पर पहुंच गया। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। वहीं इसका असर कृषि उपज मंडियों में प्याज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बात सब्जियों के निर्यात की करें तो एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान ताजा सब्जियों के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान ताजा सब्जियों का निर्यात 20,54,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ताजा सब्जियों का निर्यात 18,56,000 टन का हुआ था। और आइए अब जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल।
अरुणाचल प्रदेश में अदरक की खुदाई करें। किसान आलू की पत्ता गोभी की भी कटाई करें। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय के 25वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के कोर ग्रुप के नेताओं ने हिस्सा लिया।
बैठक में कई राज्यों में लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तेलंगाना, केरल, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात की लोकसभा सीटों पर विस्तार से चर्चा की गई। निर्वाचन आयोग की पूरी टीम ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में अफसरों से चुनावी तैयारियों की चर्चा की। उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ निर्वाचन स्वीप कार्यक्रम पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर लखनऊ में एक अखबार के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। उन्होंने एयरपोर्ट पर डीडी न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और लोगों के लिए काम करने के कारण भाजपा जीतकर सत्ता में आएगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमृतकाल के दौरान मजबूत राष्ट्रीय ताकत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि विकसित अर्थव्यवस्था और एक अग्रणी शक्ति की ओर परिवर्तन को आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए कौशल आधार के बड़े पैमाने पर उन्नयन और ऐसे माहौल की जरूरत है जो स्टार्टअप और प्रतिभा को बढ़ावा दे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम ठाकुर ने हिमाचल की राजनीति में बिगड़ते हालात पर बयान देते हुए कहा कि हिमाचल में एक तरीके से मजाक चल रहा है। राजस्थान में हुए पेपर लीक मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक में पकड़े गए आरोपियों पर एसओजी से के एमडीजी वीके सिंह ने बड़ी कार्रवाई की। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। ऐसी ट्रेन जिसमें जरूरत के हिसाब से बदल जाता है इंटीरियर। दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे कंपनी